फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन एक्चुअली होती है कि जब दो सर्फेसेस कांटेक्ट में होते हैं, सो दे एक्चुअली हैव अ टेंडेंसी टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है. देन फ्रिक्शन फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कांटेक्ट एंड अपोजिट द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन. वैसे तो आपको फ्रिक्शन आता होगा, बट जनरली क्या है, सपोज ये दो सर्फेसेस हैं. अब मैं अगर इधर मूव करना चाहता हूं तो ये एक दूसरे के रिलेशन में मूव कर रहे हैं, बट एक फ्रिक्शन फोर्स है क्योंकि ये दोनों कांटेक्ट में है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स होती है जो एक्ट करती है, ठीक है. अब फ्रिक्शन फोर्स जो जनरली आती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन मतलब मैं अब यहां पर हूं, ठीक है, मैं कांटेक्ट में हूं, बट इसके अंदर जो नॉर्मल रिएक्शन है सपोज इस केस में बहुत कम है, तो फ्रिक्शन उतना कम हुआ. बट अगर नॉर्मल रिएक्शन में इसको प्रेशर से फोर्स करता हूं, या फिर लेट अस से कि मैंने कोई ये रखा, ठीक है, अब कुछ नॉर्मल रिएक्शन मेरा हैंड इस पेन के ऊपर लगा रहा है, तो जो हमारी अब मेरा रिलेटिव मोशन जो होगा तो वो डिपेंड करेगा, इसके अंदर जो फ्रिक्शन लगेगी रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए, वो डिपेंड करेगा कि इसका वेट कितना है, यानी इसके अंदर नॉर्मल रिएक्शन इस पेन के ऊपर कितना लगा रही है, आपस में बॉडीज एक दूसरे के अंदर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना है. अब फ्रिक्शन भी एक्चुअली दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होती है काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन होती है कि जब जो रिलेटिव मोशन है वो एक्चुअली स्टार्ट नहीं हुआ होता, मतलब मैं इस पे थोड़ी सी फोर्स लगा रहा हूँ आगे जाने के लिए, बट ये एक्चुअली में आगे नहीं जा रहा, ठीक है. तो उस केस में जो फ्रिक्शन लग रही होती है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. और इन केसेस के अंदर क्या होता है, जो फ्रिक्शन होती है वो जितनी आगे जाने के लिए फोर्स लग रही है उसके इक्वल होती है. जितना, जैसे सपोज करो मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ फोर्स लगा रहा हूँ बट वो आगे नहीं जा रहा, तो जो फ्रिक्शन होती है वो उतनी ही होती है. और ये जो फ्रिक्शन वेरी करती है, फ्रिक्शन का एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इज इक्वल्स टू, मतलब ये दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, बट जनरली हम इसको म्यू n लेते हैं, ठीक है. अब इसके अंदर जो म्यू है, ठीक है, ये वेरी करता है. अब ये वेरी किस तरीके से करता है, ये इस कर्व के अलॉन्ग मूव करता है. दिस एक्चुअली इज, यहां तक जो है ये हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है. यहां तक हमारी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आती है ये स्टैटिक फ्रिक्शन के तब आती है जब F जो है, मतलब हम जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको मूव करने के लिए, तब तक हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं बट ये एक्चुअली यहाँ इस पॉइंट तक मूव नहीं होता, तो यहाँ तक एक स्टैटिक फ्रिक्शन आती है. और इस पॉइंट पे आके हमको एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड हो जाती है, म्यू एस की मैक्सिमम वैल्यू अटेंड होती है, ठीक है. आफ्टर दिस पॉइंट जब ये पेन एक्चुअली स्टार्ट करता है मूव करना कुछ भी एक्सेलरेशन से, तो हम एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो यूज करते हैं वो होती है म्यू के, ठीक है. अब ये जो म्यू एस और म्यू के, जो म्यू एस मैक्सिमम है, म्यू एस और म्यू के बहुत पास होती हैं, तो हम इनको जनरली क्या है कि सेम ही ले लेते हैं अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में कुछ और गिवन हो. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, सिर्फ म्यू एस की वैल्यू गिवन है, तो वी टेक इट टू बी म्यू के, ठीक है. तो अब इन रिलेशंस को देखें, ये तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया. अब ये जो एफ एस की वैल्यू है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है, ये हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे कम या इक्वल होती है. कभी भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इस टर्म से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है. अब सिमिलरली ये जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये होगी, और ये जो म्यू एस होता है, लाइक ये वाला जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट हमेशा म्यू के से ज्यादा होगा. तो कभी भी क्वेश्चन में हमको गिवन होगा कि म्यू एस की वैल्यू क्या है, ठीक है, और म्यू के की वैल्यू, तो आप हमेशा देखेंगे कि ये ग्रेटर होती है, ठीक है, ये थोड़ी छोटी होती है. जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड. और अब हम आगे पार्ट्स पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं फ्रिक्शन के बारे में, कि फ्रिक्शन जो होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के मोशन को अपोज करता है, ना कि बॉडी के मोशन को, ठीक है. तो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं तो इट्स एक्चुअली द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है इसके मोशन को अपोज करा जाता है, ठीक है. अब जनरली अगर हम देखें, जो हमारी बॉडी होती है, हम जब चलते हैं तो जो फ्रिक्शन होता है इसकी वजह से हम चल पाते हैं, ठीक है. तो वो हमारे मोशन को अपोज नहीं कर रहा, बट इस केस में हेल्प करता है क्योंकि वो हमको आगे पुश करता है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है. तो
इट्स एक्चुअली जो हमारा मोशन है सिर्फ इसको अपोज करता है। अब हम आते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है एक्चुअली, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है और जो रिजल्टेंट आता है, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के जो रिजल्टेंट आता है उसका एक एंगल होता है, ठीक है। दिस एंगल इज डिफाइंड एज tan लैम्डा इज इक्वल्स टू एफ बाय एन। अगर आप यहाँ पे कंप्लीट करें ट्रायंगल तो ये f की वैल्यू होगी, तो tan लैम्डा इज इक्वल्स टू एफ बाय एन, और f की वैल्यू आपको पता होती है म्यू एन होती है, तो यहाँ पर आया था tan लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। ये आप मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे। अब कई क्वेश्चंस में हमको एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया होता है और उससे हम म्यू की वैल्यू निकालते हैं, तो म्यू की वैल्यू आप लिखेंगे tan लैम्डा। सो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर दोस क्वेश्चंस। अब एक होता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, दिस इज द मिनिमम एंगल ऑफ द वेज। सपोज एक वेज है, दिस ये जो है ये पूरा वेज है और इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है मास m का, ठीक है। तो कितना एंगल होना चाहिए इस वेज का कि ये अपने आप ही नीचे स्लाइड करना चालू कर दे, लाइक मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए कि ये नीचे स्लाइड करना चालू कर दे। तो एक हम देखेंगे लिमिटिंग कंडीशन देखेंगे। लिमिटिंग कंडीशन के अंदर क्या होता है, इन लिमिटिंग कंडीशन की दोनों फोर्सेस जो होती हैं वो बैलेंस्ड होती हैं, ठीक है। तो जब फोर्सेस बैलेंस होंगी उसके बाद अगर हम जरा सी भी वैल्यू बढ़ाते हैं थीटा की तो वो नीचे स्लाइड करने लग जाएगा। तो एक तरह से हम इक्विलिब्रियम कंडीशन देख रहे हैं कि कब होता है। तो उस केस में फोर्सेस बैलेंस होंगी, तो ये अगर नीचे लग रही है mg और n ऊपर लग रहा है। अब अगर इसकी टेंडेंसी होगी नीचे मूव करने की इस ब्लॉक की, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की साइड लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू एन, ठीक है। तो अब इसको रिजॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा mg cos थीटा वाला कॉम्पोनेंट और यहाँ पर आएगा mg sin थीटा, ठीक है। तो अब इक्वेशन देखें तो n इक्वल्स टू mg cos थीटा और म्यू एन इक्वल्स टू mg sin थीटा। अब इन दोनों का अगर हम डिवाइड करें तो हमारा इधर आता है थीटा आर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, ठीक है। जो हमारी ये एंगल है ये दोनों सेम है बट एक्चुअली दे आर क्वाइट डिफरेंट। ये एक वेज का एंगल है और ये बस फोर्सेस के बीच में एंगल है, जो रिजल्टेंट फोर्स आ रही है और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इन दोनों के बीच का एंगल है। एक चीज और बता दूं कि क्योंकि ये लिमिटिंग कंडीशन है और इसके जस्ट बाद ये मूव करने लगेगा, ये जो ब्लॉक है ये मूव करने लगेगा, तो इसलिए इधर हमने क्या करा, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ली वो म्यू एन ली। अगर ये इससे कम होता, लिमिटिंग कंडीशन से कम होता, तो हम इसको म्यू एन नहीं लेते बल्कि जितनी फोर्स लग रही है उसके इक्विवेलेंट लेते, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें कि कहां पर हमको म्यू एन लेनी है और कहां पर इसकी वैल्यू कुछ और लेनी है।